नताशा की निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थी। जो ही घड़ी ने 11 बजाए उसने मुंतजिर निगाहों से सहन से मुल्हक बालाई मंजिल से आती हुई सीढ़ियों पर निगाह डाली। अरीबा एक अदा से नीचे उतर रही थी। हशाश बशाश चेहरा, खूबसूरत मुस्कान लिए वो नीचे आई। कैसी हैं भाभी, जाग गई आप? नताशा को उसका ये सवाल एक आंख न भाया था, क्योंकि वो तो सुबह अजानों के वक्त से जागी घर की कामों में उलझी हुई थी, जबकि अरीबा की सुबह अब हुई थी। और पूरी नींद के बाद जो हशाशत को देख कर आती है वो उसके चेहरे का अहाता किए हुई थी। नताशा इतनी थकी हुई थी कि उसका लब खोलने का भी दिल न चाहा। यूं भी उसे अरीबा जैसी तेज तरार लड़की से बात करने का कोई शौक न था। अरीबा ने आराम से फ्रिज खोला, गूंदा हुआ आटा निकाला, पेड़ा बनाया और जावेद के लिए नाश्ता तैयार किया। जावेद इतनी देर में नीचे आया। उसकी गोद में मारिया थी, उनकी अकलौती औलाद। 1 साला मारिया मुतमईन सी बाप की गोद में थी। तभी अरीबा ने एक अदाए बेनियाजी से नाश्ता मेज पर धरा और मारिया को नताशा पकड़ाते हुए बोली, भाभी मारिया को पकड़ लें जरा, हम दोनों नाश्ता कर लें। नताशा मुंह हैरत लब से देखती ही रह गई। वो कहना चाहती थी कि शदीद थकान के बाद वो बच्चों के स्कूल आने से कबल कुछ देर लेटना और ताज़ादम होना चाहती है, मगर हमेशा की तरह उसके ख्यालात दिल ही में रह गए और वो मारिया को थामे कमरे में आ गई। मारिया को खिलौने थमा दिए थे और खिलौनों से खेलने लगी थी। साथ ही बेबी कॉट में फरियाल सो रही थी। फरियाल पे नजर पड़ते ही नताशा की निगाहों में ममता उमड़ आई थी। नताशा 3 बच्चों की माँ थी, हनान, रिमशा और फरियाल। फरियाल जो कि अभी सिर्फ चंद माह की थी। हनान और रिमशा दोनों स्कूल जाते थे, इसीलिए नताशा को उन्हें स्कूल भेजने के लिए रोज सुबह जल्दी जागना पड़ता था। नताशा और शाहिद दोनों मियाँ बीवी इस 5 मरले के घर में तन्हा रहते थे, मगर 1 माह कबल उसके छोटे भाई जावेद को भी कराची में नौकरी मिल गई थी, इसलिए जावेद भी मुस्तकिल रिहाइश की गर्ज से यहाँ आ गया था। यूं भी ऊपर की मंजिल खाली थी, तो शाहिद ने मुनासिब समझा कि ऊपर का पोर्शन भाई को रहने के लिए दे दिया जाए। वहाँ एक कमरा, अटैच बाथ और एक किचन भी था, मगर उसमें सामान न था, इसलिए शाहिद और जावेद की बीवियां यानी अरीबा और नताशा दोनों नीचे का किचन इस्तेमाल करती थी। नताशा की शाहिद और 3 बच्चों के साथ पहले ही बहुत जिम्मेदारियां थी। उसे लगता था कि अरीबा के आ जाने से उसे कुछ सुकून मैसर होगा, मगर अरीबा के आ जाने से न सिर्फ उसे जहनी सुकून से महरूम होना पड़ा, बल्कि जिस्मानी सुकून भी गारत होकर रह गया था। जो थोड़ा बहुत वक्त उसे मिलता था वो अपनी कमर सीधी कर लेती ताकि दोबारा चाको चौबंद होकर जिम्मेदारियां निभा सके। वो वक्त अरीबा और मारिया की खिदमत गुजारी में सर्फ हो रहा था। नताशा का दिल उस वक्त खूब करता था कि जब सारे हफ्ते के बर्तन खुद उसे अरीबा के कमरे से जाकर लाने पड़ते थे। प्लेट में बगैर ढके चावल न जाने कब से पड़े होते थे। रोटियों के टुकड़े दूसरी प्लेट में मुंह चढ़ा रहे थे। कप जो चाय पीने के बाद गंदे पड़े थे। नताशा सारे बर्तन नीचे लाकर धोती थी। घर में कोई भी बर्तन गंदा पड़ा होता तो उसे शदीद कोफ्त होती थी, जबकि अरीबा इस मामले में न सिर्फ लापरवाह थी बल्कि काफी बेहिस भी थी। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह थी कि जावेद भी आंखें बंद किए बीवी का गुलाम बना बैठा था, जबकि शाहिद हर मामले में नताशा को डांट दिया करता था, चाहे इसमें नताशा का कोई कसूर हो या ना हो। दूसरे लफ्जों में शाहिद को नताशा की तस्दील करके दिली सुकून मिलता था, जबकि जावेद अरीबा के सामने कुछ भी ना बोलता था। जैसा अरीबा करने को कहती वैसा ही करता था। यूं लगता था जैसे वो उसका दाम गुलाम था। बर्तन जो रात को सिंक में पड़े हुए थे वो सुबह तक नताशा साफ कर चुकी होती थी। हर चीज ठिकाने पर रखी मिलती थी। फिर भला 2 पराठे बनाने में क्या देर लगती। फिर नाश्ता करने और मियाँ को रुखसत करने के बाद वो फिर मारिया को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गुम हो जाती और फिर उसकी आमद तब ही होती जब दोपहर का खाना तैयार हो चुका होता। अमूमन नताशा उस वक्त रोटियां पका रही होती और अरीबा कोई ऐसी तरकीब लड़ाती कि मारिया रोने लगती और अरीबा आराम से पुकारती, भाभी रोटी बना रही हैं, मेरी भी बना देंगी। अब इस सवालिया निशान के बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही न बचती थी। अरीबा आराम से ताज़ा रोटी लेती और मारिया को सामने बिठाकर खाने लगती। खाते साथ ही वो दूध पत्ती की फरमाइश कर देती। नताशा चाय के कप की खुद भी तलब महसूस कर रही होती थी। 2 मिनट में दूध डालकर चाय का बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देती। नताशा की सोच में शफाफियत थी। वो सोचती थी कि अपने बच्चों के लिए तो खाना बना ही रही होती हूँ, तो फिर भला 2 और रोटियां बनाने या चाय बनाने में आखिर क्या खर्च है। प्रॉब्लम तब होती थी जब हर खाने के चाय के और मारिया के दलिए के बर्तन बेनियाजी से छोड़ जाती थी। नताशा ने अपने बच्चों का जो अभी अभी स्कूल से आए थे यूनिफॉर्म तब्दील किया, मुंह हाथ धुलवाया और खाना लाकर खिलाने लगी। बच्चे जिद्दी थे,
उनका तकाजा होता था कि वो आराम से बैठकर कार्टून देखें और माँ निवाले बना बना कर उनके मुंह में डालती जाए। नताशा भी मान जाती थी। इतने में फरियाल चीख मार कर जाग जाती थी। नताशा का खाना वहीं का वहीं रह जाता और फरियाल के कामों में जुट जाती थी। वहां से फरागत मिलती तो बच्चों का होमवर्क और कुछ मज़ामीन का टेस्ट, जिसकी तैयारी में खासा वक्त लग जाता था। इस सारे दौरानिये में अरीबा रूह पोशी का सफर जारी रखती और जब मर्दों के आने का वक्त होता तो सच सवर कर नीचे आ जाती, जबकि नताशा सादे से हुलिये में रहती और इतने में शाहिद आ जाता। जबकि अरीबा का चमक छल्लो वाला गेटअप शाहिद की नजरों में जरूर आता था। जावेद की मुख्तलिफ तबीयत अरीबा की अटखेलियां करना शाहिद को माजी के दरीचों में ले जाता था, मगर नताशा इन सब बातों से बेनियाज शाहिद के सुबह के कपड़े प्रेस कर रही होती थी, जबकि नताशा को पता था कि जावेद अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेगा, नहीं तो उसे आवाज देगा, भाभी ये शर्ट तो प्रेस कर दें, और नताशा से इनकार न होता। जिंदगी शायद यूं ही रवा दवा रहती और नताशा जो अरीबा की चालाकियां और मकारियां खूब समझने लगी थी और उन पर बहुत कड़ाहती थी, मगर यूं हुआ कि शमीम आपा की आमद हो गई। शमीम आपा इन दोनों की बड़ी नंद थी जो लाहौर में मुकीम थी और चंद दिनों के लिए अपने भाइयों से मिलने आई थी। शमीम आपा ने एक दिन नताशा की सब मसरूफियात का जायजा लिया और अरीबा का बेनियाजी वाला अंदाज देखा। पुरसोच निगाहों में गहरी फिक्र पोशीदा थी। शमीम आपा को नताशा का यूं गधों की तरह काम करना बिल्कुल पसंद आया। उनको दिली गम ने मगमूम कर दिया था। शमीम आपा को अपना माजी याद आ गया था जब वो भी यूं ससुराली रिश्तेदारों की आय भुगत करती थी। उन्हें कोई सिला न मिला, बल्कि सब ने उसे एक खराज समझकर वसूल किया था। शमीम आपा ने फैसला कर लिया कि वो नताशा को अरीबा की चालाकियों की भेंट नहीं होने देंगी। वो इसी सोच में घूमती कि कहां से आगाज करें कि अल्लाह ने अज खुद एक ही राह निकाल दी। शमीम आपा को एक सुनहरी मौका नजर आया। हुआ यूं कि शमीम आपा के आते ही अरीबा ने बीमारी का ऐसा रोना रोया कि सारे काम खुद ब खुद नताशा की जिम्मेदारी बन गए थे। यूं भी अरीबा लाताल्लुकी की जिंदगी गुजार रही थी और उस वक्त तो इंतहा हो गई जब अरीबा ने अपने शौहर और अपनी बच्ची के कपड़ों का एक अंबार लाकर नताशा को दे दिया। भाभी आप ये कपड़े धो देंगी, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, कमजोरी है, नकाहत है और चक्कर आ रहे हैं। शमीम खामोश थी। वो इस तमाशे को इंतहा की हद तक देखने की मुतमन्नी थी। नताशा जो थकन से चूर अभी अभी कामों से फरागत हासिल करके मुतमईन थी कि अब आराम करेगी, बिल्कुल हवन्नक चेहरा लिए उसे तके जा रही थी। चाहती तो साफ बात करती कि थकी हुई हूं, मगर थकन का लफ्ज हमेशा की तरह उसकी जुबान से अदा न हुआ था और अपने कमजोर वजूद को घसीटते हुए गठरिया खोलकर कपड़े निकालने लगी। बच्ची के कपड़े अलग किए, बड़ों के अलग, और वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। 2 घंटे तक वो कपड़े धोती रही और जब उसने काम खत्म किया तो उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। सारे कपड़े भीग गए थे और फरियाल भी रो रो कर दूध का तकाजा कर रही थी। शमीम बगौर इस कार्रवाई को मुलाहिजा कर रही थी। फिर अरीबा पानी में हाथ नहीं डाल रही थी कि कहीं उससे ठंड न लग जाए। नताशा फरियाल को थपक थपक कर सुलाने में मसरूफ थी कि जब अरीबा ने मारिया को भी उसे थमा दिया। भाभी मैं जरा नहाने जा रही हूँ, जावेद आने वाले हैं और वो मुझे तैयार नहीं देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कबल इसके कि वो कोई जवाब देती वो नहाने के लिए चली गई। अब दोनों बच्चियां मुंह फाड़े रो रही थी, जबकि नताशा का खुद भी चीखने को दिल चाह रहा था। शमीम ने बेहद तासुब से ये सब मंजर देखा। उन्होंने मारिया को थामा और नताशा के कंधे पर हाथ रखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, कब तक खुद को तकलीफ देती रहोगी? ये दुनिया बहुत जालिम है, इतनी मीठी भी ना बनो कि तुमको आराम से निकल लिया जाए। शमीम आपा की हमदर्दी सुनकर वो बिलक बिलक कर रोई और कहने लगी कि फिर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। नताशा ने जो बेबची की तस्वीर बनी हुई थी इल्तिजा की, अगर मेरे कहने पर चलोगी तो तुमको इन सारी मुश्किलात का हल मिल जाएगा। बोलो दोगी मेरा साथ? अगर हाँ कहती हो तो हो जा शुरू। शमीम आपा की बात पर उसने सर हिला दिया। कुछ देर बाद अरीबा बाथरूम से निकली, मारिया को थामा और अपने कमरे में मेकअप करने चले गए। शमीम आपा ने नताशा को साथ बिठा लिया और प्यार से बोली। नताशा उनके एक एक लफ्ज को दिल में जज्ब कर रही थी। फिर अगला दिन तुलू हुआ जैसे बाकी दिन होते हैं, मगर उस दिन कुछ नया होना था जो बाकी दिनों में नहीं हुआ था। अगरचे आज भी नताशा घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाकर बैठी थी। जैसे ही घड़ी ने 11 बजे का हिंसा किया, अरीबा मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतर कर आ गई। उसने एक मुस्कुराहट नताशा की तरफ भी उछाली थी। टीवी के सामने बैठी टॉक शो देखती नताशा ने भी जवाबन मुस्कुराहट पेश की थी। शमीम आपा कदरे दूर बैठे किसी रिसाले की वर्कदानी में मसरूफ थी। अरीबा ने किचन में कदम रखा। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सिंक में बर्तनों का अंबार देखा। उसने नाक चढ़ाकर एक कप निकाला और उसे धोया।
नागवारी का एहसास उसके चेहरे से भरा हुआ था। फिर फ्रिज खोलकर आटा लेने के लिए नजरें दौड़ाई, मगर आटा वहां था ही नहीं। वो बेसाख्ता पलटी थी। अभी आटा नहीं है क्या? लहजे में बेयकीनी फैली हुई थी। नताशा ने उसकी हैरत से कर्ज उठाया था। बिल्कुल है, बहुत आटा, कनस्तर में से निकाल कर गूंद लो। अरीबा को जवाब देती नताशा उस नताशा से यकसर मुखलफ लग रही थी। अरीबा बुरा सा मुंह बनाकर पांव पटकती ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद जावेद सीढ़ियों से उतरता नीचे आया। अभी अरीबा की तबीयत जरा खराब है, कमजोरी है, इसलिए नाश्ता नहीं बना सकती। आप प्लीज 2 पराठे और आमलेट बना दे। नताशा से कबल शमीम आपा ने जवाब दिया, क्यों जी, ऐसी कौन सी कमजोरी होगी अरीबा को? सरे शाम नहाते, तैयार होते और खाते पीते, वहां तो कोई कमजोरी नहीं होती। नताशा तुम ऐसा करो, मुझे वो फिरोजी सूट ला कर दो जिसके बटन ताकने हैं। लहू जी, किस्सा ही खत्म हो गया था। अब जावेद को नाकाम वापस ऊपर लौटना पड़ा था। फिर जावेद तैयार होकर शायद भूखा ही ऑफिस चला गया था, बिना कपड़े प्रेस कराए, क्योंकि मुलाजिम नताशा तो मसरूफ थी। दोपहर को जब अरीबा के पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे तो वो नीचे आई। उसका उड़ा हुआ चेहरा इस बात की दलील थी कि उसे जोरों की भूख लगी थी। किचन में सालन के लिए जब देगची का ढक्कन उठाया तो साफ शफाफ देगची मुंह चढ़ा रही थी। अभी आपने खाना नहीं बनाया? अरीबा का गुस्सा दीद नहीं था। उसकी बदतमीजी भरे लहजे ने नताशा को भी चमका दिया था। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत सिर्फ तुम्हारी खराब हो सकती है अरीबा? उसका लहजा जताता हुआ था कि कोई सख्त जवाब देने वाली थी, मगर बड़ी नंद को देखकर लब खींच दिए। शमीम आपा उसे सख्त नजरों से देख रही थी। वो भी कीना तो नजरों से देखती हुई ऊपर वापस चली गई। नताशा शमीम को देखकर मुस्कुराई थी। फिर जब बच्चे स्कूल से लौटे तो शमीम आपा ने जो सैंडविच बनाकर रखे वो निकाल लिए। बच्चों आ जाओ, आज फूफो के हाथ के बने हुए सैंडविच खाओ। बच्चे बहुत खुश हुए। आज नताशा को भी आराम करने का मौका मिला था। इतना सारा दिन था और काम भी नहीं थे। फिर शाम को अरीबा नया सूट से तन करके नमूदार हुई। नताशा सामने ही सोफे पर लेटी हुई थी। यकीनन अरीबा ने गली के किसी बच्चे से नान कबाब मंगवाकर उस पर गुजारा कर लिया था और अब उसे यकीन था कि शाहिद के लिए तो खाना बनाया ही होगा। मगर नताशा को लेटा देखकर वो ठटकी थी। जाओ खाना बनाओ किचन में। शमीम आपा की बात पर वो मजबूरन किचन में आई थी। खाना बनाना तो उससे आता ही ना था। सोचा कि चलो कोरमा ही बना लेती हूँ। कोरमा बनाते हुए उसकी हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखें पानी से भर गई थी और टमाटर उसके कपड़ों को दागदार कर चुके थे। हल्दी उसके चेहरे पर थी। खुदा खुदा करके उसने सालन बनाया तो सामने खड़ी नताशा पर उसकी नजर पड़ी। हल्के नफीस से काम वाले कपड़ों में वो बहुत हसीन लग रही थी। बच्चे भी पुरजोश से थे। शमीम आपा भी तैयार सी लगी थी। जब शाहिद आया तो मुस्कुरा कर एक गहरी नजर अपनी बेगम पर डाली जो बेहद प्यारी लग रही थी। हर वक्त उलझे हुलिये में रहने वाली आज बहुत अच्छी लग रही थी। शाहिद ने पुरमुसरत अंदाज में उसे देखा तो नताशा शर्मा गई थी। अच्छा, आज हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं। खाने के बाद तुम मुझे आमना के यहाँ छोड़ देना और तुम अरीबा जावेद के साथ जो तुमने जला हुआ कोरमा बनाया है वो खा लेना। शमीम आपा की बात पर वो उन्हें सख्त गुस्सीले अंदाज में देख रही थी। तब जावेद भी आ गया था और अपनी बीवी के हुलिये को देखकर हैरत ज़दा रह गया था। अभी तो उसको हैरान करने के लिए उसके हाथ में जले हुए पकवान भी थे। शमीम आपा के पीछे मैं, शाहिद और हमारे बच्चे मुस्कुराते हुए चल रहे थे। अरीबा खोए खोए अंदाज में उन्हें जाता देख रही थी कि मारिया की चीख ने उन्हें चौंका दिया। अभी मारिया को भी देखना है। इस दफा तो उसे सचमुच चक्कर आने लगे थे और कमजोरी महसूस होने लगी।